ग्रेविटेशन देख रहे थे, चैप्टर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कल बात किया था, चैप्टर शुरू किया था कल। आज केवल कहानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे ही चलेगी, इसमें कई तरह की बातें करेंगे। तो कल के आगे की बात करते हैं। कल हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लास्ट जी की वैल्यू निकाला था। कहां पे? तो अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट ऊपर, अर्थ के सरफेस से हाइट ऊपर। तो हमने क्या माना था? अर्थ के सरफेस से हाइट ऊपर, तो आर माना था अर्थ की रेडियस, और हमेशा हम यही माना करेंगे, कैपिटल आर। और एच क्या था? अर्थ के सरफेस से हाइट, अर्थ से के सरफेस से हाइट, अर्थ के सरफेस से हाइट। सरफेस से हाइट क्या बोला था? एच। तो ये टोटल हाइट जो था हमने आर से लिखा था, स्मॉल आर से, आगे भी यही लिखा करेंगे, आर प्लस एच। यानी स्मॉल आर जो हाइट था वो कहां से था? तुम्हारा अर्थ के सेंटर से, और अर्थ के सरफेस से कितना हाइट है? स्मॉल एच। तो उसके लिए जी की वैल्यू लिखा था। कुछ हाइट पे जी की वैल्यू 9.8 नहीं होती, कुछ होती है 9.8। कहां होती है? कल दिखाया था करके, अर्थ के सरफेस के पास। तो उसको हमने जी डैश लिखा, और जी डैश इक्वल टू क्या कल फॉर्मूला देखा था? जीएम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जीएम बाय ये फॉर्मूला देखा था, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, या आर प्लस एच को ही हमने क्या माना हुआ था? स्मॉल आर माना हुआ था। तो अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट ऊपर जी की वैल्यू 9.8 नहीं होगी, 9.8 को हमने जी से लिखा था, कुछ और होगी, हम बोला जी डैश। जो किस फॉर्मूले से होगा? तो जीएम बाय आर स्क्वायर। ये कल हमने निकाला था, कल हम देख चुके थे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखने जा रहे हैं अलग अलग चीजें। सबसे पहले जो बात कर रहे हैं, बात करते हैं ग्राफ की। उसके लिए हम रिलेशन देखेंगे, फिर बात करेंगे ग्राफ किसके बीच में? बिटवीन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको मैंने बोल दिया मान लो जी डैश, वर्सेस अर्थ के सेंटर से हाइट, दैट इज आर। मैं जी वर्सेस आर के बीच का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, जी डैश वर्सेस आर का। जी डैश क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने ऊपर? तो आर हाइट ऊपर। तो आर से क्या क्या मतलब सेंटर से आर हाइट ऊपर, तो आर ऊपर क्या क्या, जी कैसे वेरी होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ध्यान से समझना क्या है। एक तो रिलेशन है हमारे पास जीएम बाय आर स्क्वायर, जरा समझो। अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर आर ग्रेटर देन आर, समझना ध्यान से, फॉर आर ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन आर जब बात कर रहे हैं तो मतलब क्या है कि हम आर कितना बात कर रहे हैं? अर्थ की रेडियस से ज्यादा। अर्थ की रेडियस से ज्यादा मतलब अर्थ के बाहर बात कर रहे हैं, जी की कर रहे हैं ना। तो अर्थ के बाहर जब जी की बात करेंगे तो जरा बताओ वो किसके कारण होगा? वो पूरे अर्थ के कारण होगा। अगर अर्थ के बाहर हम कहीं भी चले जाएं तो ग्रेविटी पूरे अर्थ के मास के कारण होगा। अगर मान लो ये अर्थ है, इससे दूर कहीं भी, यहां पे यहां पे यहां पे, इधर यहां 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 किसी भी जगह मैं अर्थ से बाहर बात करूंगा तो ये पूरा मास रिस्पॉन्सिबल होगा जी के लिए। तो पूरा मास, यानी उस केस में हम मास क्या लेंगे? अर्थ का टोटल, कैपिटल एम। यानी उन सब के लिए अर्थ का मास क्या होगा? कांस्टेंट। किसी भी रिलेशन का फैसला तब तक नहीं करते जब तक रेस्ट अदर टर्म कांस्टेंट ना हो। जब अदर टर्म कांस्टेंट हो गए तब हम प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या जैसा होगा रिलेशन लिख देते हैं। हमने जी डैश देखा, जीएम बाय आर का स्क्वायर, समझना। तो जी डैश है हमारे पास जीएम बाय आर का स्क्वायर। अगर मैं यहां बात कर रहा हूं अर्थ के सरफेस से बाहर, तो जी तो हमेशा कांस्टेंट है, और अर्थ के सरफेस के बाहर कहीं भी देखोगे तो पूरे अर्थ के मास के कारण होगा। यानी उस हर एक डिस्टेंस के लिए मास तो अर्थ का टोटल यही रहेगा। यानी ये दोनों टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट। यानी जी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? जी डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। यानी अर्थ के सरफेस के बाहर हम क्या यूज करेंगे? 1 बाय आर स्क्वायर। बात आ रही समझ में? ठीक, देखते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर, एक तो दो ही कंडीशन बना सकते हैं, एक बाहर एक अंदर अर्थ के। तो एक आर लेस देन आर जब बोल रहे हैं, आर लेस देन आर का मतलब है अर्थ के अंदर, आर लेस देन आर का मतलब है अर्थ के अंदर। अब जरा बात समझना, अगर अर्थ के अंदर बात करूंगा, मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ के अंदर बात करूंगा तो ये समझो अर्थ की टोटल, अर्थ की रेडियस जो है वो है आर। अर्थ की रेडियस क्या है? कैपिटल आर। अगर मैं अर्थ के अंदर देख रहा हूं कहीं पे भी, तो वो कैपिटल आर से कम होगा डिस्टेंस।
अगर अर्थ के अंदर मान लो यहां देखे, यहां देखे, यहां देखे, किसी भी जगह पे मान लो यहां देखे, तो ये जो होगा डिस्टेंस, ये एक स्फीयर सोच सकते हो, अर्थ के अंदर एक स्फीयर सोच सकते हो। क्या ये स्फीयर इतना सा है? अगर अर्थ के अंदर देख रहे हैं तो एक छोटा स्फीयर होगा, उतने के कारण ग्रेविटी बात करेंगे। अर्थ के अंदर आर डिस्टेंस पे, अगर अर्थ के अंदर मान लो मेरा ये आर डिस्टेंस है, स्मॉल आर, तो मैं इतने मास के कारण ग्रेविटी की बात करूंगा। तो मास तो कांस्टेंट नहीं रहा, मास तो कांस्टेंट नहीं रहा ना, कि अर्थ के अंदर आएंगे तो जितना पार्ट देखेंगे उतने मास के कारण ग्रेविटी की बात करेंगे। अर्थ मान लो ये है, अर्थ मान लो ये है, अर्थ के अंदर अर्थ का रेडियस आर है, अर्थ के अंदर मैं यहां कोई पॉइंट ले रहा हूं या इस जगह पता कर रहा हूं, तो इस जगह जो होगा इतने से मास के कारण देखेंगे। इस जगह अगर देख रहे हैं, इस जगह, तो फिर इतने मास के कारण देखेंगे। तो मास क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है ना अंदर, तो मास तो कांस्टेंट है नहीं। तो मैं इस रिलेशन के देखते हुए अर्थ के अंदर मैं नहीं बोल सकता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि मास की डिपेंडेंसी पता नहीं लगी है। तो फिर क्या करेंगे, इस केस में हम जाएंगे डेंसिटी पे। अच्छा, एक बात और ध्यान देना कि डेंसिटी अर्थ की ऐसे देखोगे तो माइन्यूट लेवल पे जाके दो व्यू होता है, एक माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है, एक मैक्रो। दो तरह का देखने का नजरिया होता है किसी चीज को, एक माइक्रो, एक मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है? छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन को ध्यान देता है। मैक्रो मतलब ओवरऑल लगभग बिहेवियर हम पता करते हैं। तो किसी चीज को देखने के दो अप्रोच होते हैं। मान लो क्लास में बहुत स्टूडेंट हो, 100-200 स्टूडेंट मान लो होते, तो क्लास में मान लो 100-200 स्टूडेंट हैं, तो हम बिहेव क्या बोलेंगे? वो हम अगर मुझे एक एक की स्टडी करना होगा तो डिफिकल्ट होगा। दो तरह की स्टडी हो सकती है, मैं 100 स्टूडेंट में एक एक के बारे में देखूं, एक स्टडी ये हो सकती है, या दूसरी स्टडी हो सकती है मैं एक एक के बारे में ना देखना चाहूं माइन्यूटली, तो मैं 100 का एवरेज देख के काम करूं। तो जब मैं एवरेज देख रहा हूं, मैं एक एक के बारे में इंडिविजुअल पता नहीं कर रहा, वो अप्रोच होता है मैक्रो। और जब इंडिविजुअल देखते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रो, जब एक एक के बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं। तो दरअसल अर्थ को माइन्यूट लेवल पे देखोगे ना तो डेंसिटी वेरी करती है, क्योंकि अलग अलग लेयर होते हैं अंदर। अर्थ के अंदर क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, लावा होता है, सॉलिड होता है, वाटर होता है, वाटर बॉडी होता है, अर्थ के अंदर बहुत चीजें होती है। तो डेंसिटी लगभग वेरी करती है। लेकिन अगर तुम माइन्यूट लेवल पे नहीं देखोगे ना, मैक्रोस्कोपिक देखोगे ना, तो अर्थ की डेंसिटी को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। अर्थ की डेंसिटी को ऑलमोस्ट क्या मानते हैं? कांस्टेंट। अगर अर्थ की डेंसिटी को हमने कांस्टेंट मान लिया तो हर जगह, चाहे इसके लिए बोलूंगा चाहे इसके लिए, सबके लिए डेंसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो यहां पे मैं यूज करूंगा फिर डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास को बोलेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी होता है ना मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास को हम नहीं बोल सकते डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास को बोल सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अर्थ की डेंसिटी रो मान लिया, और वॉल्यूम जो अर्थ का है, हम अगर समझो जितने देर का ध्यान रखना है, कैपिटल आर नहीं लिखूंगा, जितना बड़ा स्फीयर देख रहा हूं उतने से का वॉल्यूम। अगर मैं ये स्फीयर ले रहा हूं तो मेरा वॉल्यूम ये है, इतना वॉल्यूम है, यानी आर ये है। अगर मैं ये वाला स्फीयर ले रहा हूं तो उसके लिए आर इतना है। समझ में आ रही है बात? जो स्फीयर देख रहा हूं उसका वॉल्यूम, क्योंकि उसके कारण मैं ग्रेविटी पता कर रहा हूं, उस डिस्टेंस पे, उस हाइट पे, चारों तरफ, सेंटर से चारों तरफ आओगे सेम हाइट पे। अगर आर लेस देन आर है, सेंटर से चारों तरफ मान लो आ गए, अर्थ की रेडियस लगभग मान लो 6400 किलोमीटर, चारों तरफ मान लो 10 किलोमीटर अंदर गए सेंटर से, तो चारों तरफ 10 किलोमीटर का एक स्फीयर सोच सकते हो। या 20 किलोमीटर अर्थ के सेंटर से गए तो चारों तरफ 20 किलोमीटर का एक स्फीयर सोच सकते हो। मैं उस स्फीयर की बात कर रहा हूं। तो उस स्फीयर के लिए हम उसका वॉल्यूम लेंगे, उसका मास ले रहे हैं तो उसका वॉल्यूम लेंगे, समझना। और मैं मास यहां अर्थ के भी उसी पार्ट का मास ले रहा हूं जितना देख रहा हूं, ये पूरे अर्थ का टोटल मास नहीं है। मास जितना हम स्फीयर देख रहे हैं उतने से का मास, हम जितना स्फीयर देख रहे हैं उतने से का मास, ठीक। और तो उस केस में जी डैश क्या बन जाएगा मेरा? जी एम, जितना मास लिए, कितना मास लिए इतना, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं। और डिवाइड नीचे बाई क्या था? आर स्क्वायर ये था। तो एक बात समझो, यहां क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? हाँ, आर स्क्वायर से ये चला जाएगा, एक आर बचेगा। यहां पे देखोगे जी कांस्टेंट है, इस केस में 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और अर्थ की डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या है? कांस्टेंट। तो रो भी कांस्टेंट है। तो इस केस में रो भी कांस्टेंट है। इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जी डैश प्रोपोर्शनल क्या हुआ? आर के।
यानी दो चीजें ध्यान रखोगे, एक अर्थ के अंदर जब बात करेंगे, जब अर्थ के अंदर बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोपोर्शनल टू आर है, और अर्थ के बाहर बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अर्थ के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल टू आर है, और अर्थ के बाहर क्या लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। इतनी बातें क्लियर है। तो अब इस चीज को समझते हुए अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, अगर ग्राफ यहां पे बना रहे हैं, देखो तो ग्राफ देख रहे हैं जी वर्सेस आर का, यानी समझो यहां पे ये आर है, ये जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखता हूं जी डैश, अलग अलग जगह पे अलग अलग है, ठीक। अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं, सबसे पहले अर्थ के सेंटर से चलेंगे, 0 से लेकर अर्थ के अंदर तक क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का y प्रोपोर्शनल टू x ऐसा ग्राफ बनेगा। तो शुरुआत में g डैश प्रोपोर्शनल टू क्या है, r, उसके बाद क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसा बनेगा शेप, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया g डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ये होगा। तो दो तरह के ग्राफ क्लियर हुआ। अच्छा, इस केस में ये कौन सा कंडीशन है, जब r इक्वल टू आर है, r इक्वल टू आर दोनों को सेपरेट करेगा टिल कहां तक, r इक्वल टू आर तक, उसके बाद क्या हो गया, घटने लगा। अच्छा, अगर एग्जैक्टली r इक्वल टू आर पे बोले तो r इक्वल टू आर मतलब अर्थ के कहां है, सरफेस पे, और अर्थ के सरफेस पे वैल्यू क्या होती है, g। अर्थ के सरफेस पे क्या लिखते हैं, 9.8। अर्थ के सरफेस पे ये जो वैल्यू होगी, ये कौन सी वैल्यू होगी, ये होगी g। समझ में आया, g, और इस g को हम कल लिख के भी दिखाए थे, r प्लस h में h क्या कर दोगे, 0 अर्थ के सरफेस पे, तो ये gm बाय क्या आएगा, r स्क्वायर। यानी ये जो g है इस जगह पे, ये g क्या है, gm बाय r स्क्वायर। पहले बोलो ये क्लियर है, इतनी बात है, कोई तकलीफ। अच्छा, इस पार्ट में क्या हुआ था, इस पार्ट में क्या कांस्टेंट लिया, डेंसिटी, और इस पार्ट में क्या कांस्टेंट लिया, मास, जो ये पूरे कारण देख रहे थे। तो बात समझ में आ गया। तो ये है इसका कंप्लीट ग्राफ, ठीक। जी का जो रेंज है वो हमेशा 0 टू मैक्सिमम 8 रहेगा, मैक्सिमम 9.8 हो, हाँ, जी हर जगह घटता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 9.8 है, तो जी की वैल्यू बिल्कुल 0 से लेकर 9.8 मैग्नीट्यूड। हाँ, तो इतनी कहानी क्लियर है, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो ये ग्राफ क्लियर है। तो अंदर अर्थ के क्या है, तुम्हारा बाहर मास कांस्टेंट है पूरे अर्थ के कारण, अंदर क्या है, रो डेंसिटी कांस्टेंट है। तो बाहर मास कांस्टेंट, अंदर डेंसिटी कांस्टेंट। ग्राफ कैसा है ये डिटेल समझा चुके। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का और भी वेरिएशन हम देखेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक हाइट्स के साथ भी चेंज करती है, एक तो ये रिलेशन देखा ही है, एक और हम देखेंगे इसमें ही। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ के साथ भी चेंज करती है, अर्थ के अंदर जाएंगे तो भी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अर्थ के रोटेशन से भी फर्क पड़ता है। तो इन सब चीजों को अब देखते हैं। तो देखते हैं, हेडिंग डालना वेरिएशन इन जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन जी। जी हम कहां लिख रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे। तो वेरिएशन इन जी यानी अर्थ के सरफेस पे जो जी है, हाइट के साथ जाने पे क्या होता है। देखो दो चीजें हैं, हाइट के साथ जाने पे क्या होता है। एक जनरल फॉर्मूला जो हर जगह वैलिड है वो तो है ही हमारे पास, ये बिल्कुल सही है, ये बिना एजम्पशन के साथ है, ये हर जगह वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम बात कर रहे हैं, याद करना जब शुरू में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए थे तभी बोले थे कि ग्रेविटेशन चैप्टर में जब भेंट होगी फिर से ये आएगा और हम उसमें डिटेल समझ के करेंगे, तब तक भूल जाना तुम लोग। और तुम लोग भूल भी गए तो भरोसे खड़ा उतरे हो, बहुत अच्छा बात। तो उसमें वही सेम काम करेंगे, बस सब चीजों को समझते करेंगे, तभी टर्म्स नहीं पता थे, हम बस एज अ मैथ पढ़ के कर रहे थे। तो वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट कब देख रहे हैं, तब देख रहे हैं इफ ये इस कंडीशन में h लेस देन r। अगर h क्या है, लेस देन r, मतलब h क्या है, हाइट अर्थ के सरफेस है, और r क्या है, अर्थ की रेडियस। अर्थ की रेडियस कितना लगभग बोलते हैं, 6400 किलोमीटर, यानी 6400 किलोमीटर। और हम अर्थ के सरफेस से समझो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर,
4 किलोमीटर ऐसा हाइट बोलते हैं। 100 किलोमीटर सुनने में लगता है अलग बहुत होता है। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक 8.5 किलोमीटर लगभग है, 8,848 से 850। तो हाईएस्ट पीक है 8.5 किलोमीटर। 100 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट से लगभग 1296 करीब 11-12 गुना। खैर ठीक है। एच लेस देन आर, ठीक है ना। तो इस केस में हम पता कर रहे हैं। अब देखो एक रिलेशन लाएंगे, कैसे क्या मैं प्रूफ के साथ चलूंगा तो फिर आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अभी देखा हमने जी डैश अर्थ के सरफेस से ऊपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जीएम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये लिखते थे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, सेम वही काम, या फिर जी डैश हम देखो जी के साथ वेरिएशन हम देखना चाह रहे हैं। जी स्मॉल जी में क्या चेंज आ रहा है? आज के सरफेस से हाइट ऊपर जी की वैल्यू कुछ और होगी, हमने बोला जी डैश। हम देखना चाह रहे हैं क्या? जी के साथ। तो जी लाने के लिए क्या किया देखना, यहां से आर को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर से आर बाहर निकालेंगे तो बाहर क्या आएगा? आर स्क्वायर आएगा। इससे अगर आर को बाहर निकालेंगे यहां क्या बचेगा? 1 प्लस एच, क्या बचेगा बताओ? एच बाई आर स्क्वायर बचेगा। ये क्लियर है सबको? इसमें से आर को कॉमन लिए, इससे आर को कॉमन लिए, बाहर आर स्क्वायर आ गया, यहां 1 बचेगा, यहां एच बाय आर बचेगा। कोई दिक्कत नहीं? खोए तो नहीं हो कुछ? खोया चढ़ा बना रहे हैं लोग? ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, बहुत कष्ट होता है ना, बहुत कष्ट होता है। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई, आर से डिवाइड करके देख लो, फिर आर को बाहर कर लो, ठीक है। हाँ, अगर किसी को बहुत कष्ट है तो इसको ऐसे समझ लो कि हम लिख सकते हैं इंटू आर और डिवाइड बाय आर। इंटू आर डिवाइड बाय आर लिखेंगे तो आर से आर कैंसिल हो गया, लिख सकते हैं इसको ऐसे भी। इंटू आर अंदर लिख रहा हूं ब्रैकेट के, इंटू आर डिवाइड बाय आर, तो एक आर को बाहर ले लिया तो नीचे वाला आर तो बच जाएगा ना, तो वही लिखा है, ठीक है ना। चलो अब देखो जीएम बाय आर स्क्वायर कुछ था क्या? अभी भी ग्राफ में भी यूज किया, पहले बताइए। ये जी नहीं था? अर्थ के सरफेस पे जो था वो तो यही था ना, जीएम बाय आर स्क्वायर, एच को 0 किए थे। तो जीएम बाय आर स्क्वायर की जगह हम जी लिख सकते हैं। तो जी डैश इक्वल टू क्या लिखे जरा समझना, जी 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। एक काम कर रहे हैं, 1 प्लस एच बाय आर को ऊपर ले जा रहे हैं, तो क्या होगा? -2 होगा पावर, नीचे +2 ऊपर -2, और इसके जगह पे क्या लिख लिया? जी, ठीक। अब हमने बाइनोमियल पढ़ा हुआ एक्सपेंशन, मैं डिटेल एक्सपेंशन नहीं बताऊंगा, पहले हम बता चुके हैं बाइनोमियल, केवल मैं ऐसे जल्दी से लिख देता हूं, मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा चुके हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन में कई बताए थे, एक बेसिक सा बताए थे, और एक बताया था 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। याद है? 2-3 चीजें बताया था। एक तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन वैलिड कब है? जब x लेस देन 1 है। ये बताया था ये तभी वैलिड है जब x क्या है? लेस देन 1। और इसका एक्सपेंशन क्या बताया था? 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे बताया था। प्लस इसी ऑर्डर में बढ़ता है n इंटू n माइनस 1, अगला क्या हो जाएगा? n माइनस 2 बाय नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू यहां क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, प्लस इसी तरह से बढ़ता रहेगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 बाय फैक्टोरियल तुम्हारा 4 बाय ऊपर क्या हो जाएगा? उधर x4, इसी तरह से चलता रहेगा। तो ये हमने बाइनोमियल में बताया था, डिटेल बताया था। इस तरह से एक्सपेंशन 2 वजहों से बता रहा हूं, एक तो ठीक है एकेडमिक में जरूरत होती है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए जरूरत है, तो डेरिवेशन जानोगे। एक वजह और भी बताने की डेरिवेशन है कि डेरिवेशन के अप्रोच काम आते हैं। कई क्वेश्चन पूछा हुआ भी आगे देखोगे, यहां भी है। प्लस जब हम क्वेश्चन करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहां भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जहां बाइनोमियल हमको एक्सपेंशन लगाना पड़ता है। जेई में भी पूछा है, नीट में भी पूछा है, यहां तक की। तो ये सब एप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है। तो जी डैश इक्वल टू जी। अब देखो एच, एक्स के जगह पे लिखा है एच बाई आर, एक्स के जगह पे लिखा है एच बाई आर, और क्या एच बाई आर की वैल्यू लेस देन 1 है? एच बाई आर, एच लेस देन आर लिया है, तो ऑब्वियस है एच बाई आर की वैल्यू लेस देन 1 है, और एक्स के जगह लिखा है एच बाई आर, तो इसका मतलब हम ये एक्सपेंशन लगा सकते हैं, एक्स हमारा 1 से छोटा है,
तभी लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बताओ, 1 प्लस एक्सपेंशन में देख के बताओ, 1 प्लस एन एक्स, इसी को देख के लिख रहे हैं। तो एन के जगह पे क्या लिखोगे, -2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे क्या लिखोगे, एच बाई आर, प्लस अगला टर्म ऐसे ही क्या होगा, समथिंग इस तरह से n-1 फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब एच बाई आर का होल स्क्वायर। कोई नंबर बहुत छोटा है, h लेस देन डबल लेस देन आर का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा। कोई नंबर बहुत छोटा है उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। समझ में आ रही बात। मान लो h लेस देन आर का मतलब से h मान लो से ले लिया 2 किलोमीटर समझो, और अर्थ की रेडियस ले लिया मान लो 6400 किलोमीटर। ये 2 किलोमीटर ले लिया, ये 6400 किलोमीटर ले लिया, ठीक है। तो h आर अर्थ की रेडियस कंपेयर में बहुत छोटा है, किलोमीटर उड़ा दिया 3200, 1/3200, 1/3200 क्या हो गया, छोटा जितना भी आएगा सॉल्व करके, मान लो डेसिमल के बाद लगभग कितना आएगा, 3 डेसिमल के बाद 3 जीरो आएगा, 3 टर्म्स आएगा, और एक टर्म आएगा, 4 हो गया टोटल टर्म। स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 16 टर्म्स आ जाएगा डेसिमल के बाद। 4 करोगे तो अगला कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। स्क्वायर करोगे तो कोई नंबर मान लो छोटा है से 0.005, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 25, और ये टोटल 4 जीरो, वहां 8 जीरो हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। क्यूब करोगे तो और छोटा होगा, 4 करोगे और छोटा, यानी हायर पावर छोटा होता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए आगे के पावर हम लिखे नहीं, इस सबको क्या कर दिए, नेग्लेक्ट। सो हायर पावर ऑफ एच बाई आर, सिंस एच लेस देन आर, तो हायर पावर ऑफ एच बाई आर को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा। हायर पावर ऑफ एच बाई आर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो उसको लिखेंगे नहीं, पावर ऑफ एच बाई आर कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। पहले बोलो, क्लियर है। हायर पावर ऑफ एच बाई आर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसको लिख लेते हैं खोल के, जी डैश इक्वल टू जी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस 2 एच बाई आर। तो हाँ, तो आगे के टर्म बहुत छोटे होंगे ना, बहुत छोटे हैं तो लिखे नहीं। मान लो कि कोई टर्म है, इसको ऐड किया, मान लो से कुछ आ रहा है, मान लो 25 आ रहा है, 25.0008 टाइम 0 और 2 लगभग 25 ही रहेगा। तो हायर पावर, उसके बाद और छोटा होता जाएगा, तो हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दिया, केवल क्या बचा, लगभग इतना बचा। तो जी डैश इक्वल टू कितना आ गया, जी इंटू 1 माइनस 2 एच बाई आर। तो अर्थ के सरफेस से, समझ ध्यान से सुनना, अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर जी की वैल्यू कुछ और होती है जीएम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। लेकिन उसमें अगर मैं स्पेसिफिक कहूं कि एच लेस देन आर, यानी अर्थ के सरफेस से तो ऊपर है लेकिन बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं है, उस केस में जी डैश क्या बोल सकते हैं, जी इंटू 1 माइनस 2 एच बाई आर। ठीक है, कैसे आया, ठीक है, साथ में याद भी रखना, नोट करो, फिर बात करते हैं। तो जी का वेरिएशन क्या देखा, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2 एच बाई आर। अब जरा देखना समझना, अब देखो एक चीज पता लग रहा है हमको, परसेंटेज डिक्रीज इन जी पता करते हैं, परसेंटेज डिक्रीज इन जी। हमको अर्थ के सरफेस पे ही जी की वैल्यू क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। उसके बाद हाइट पे जाते हैं, चाहे डेप्थ पे जाते हैं, जी की वैल्यू घटती है। अगर घटती है तो कितनी घट रही है हम जरा पता कर रहे हैं। अब जरा समझना, एच हाइट ऊपर जी की वैल्यू हमने क्या बोला, जी डैश बोला, और अर्थ के सरफेस पे कितनी थी, जी थी। जी। सिंपल मैथ में परसेंटेज कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। कंपेरिजन करना, फाइनल क्या बोल रहा हूं मैं, एच हाइट पे जी डैश, इनिशियल कितना है जी, बाय क्या लिखोगे, इनिशियल जी, सिंपल परसेंटेज से निकालते हैं इंटू 100। ठीक है, तो जरा देखना यहां पे जी डैश कितना है, जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर माइनस जी, नीचे भी है जी इंटू 100। सब में से जी को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। यहां से जी को कॉमन लिया, इस जी को कॉमन लिया, इस जी को कैंसिल होगा, यहां कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, माइनस 2h बाई आर। देखो निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आना भी चाहिए था, निगेटिव यहां क्या बता रहा है कि जी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। ठीक, हाँ।
अब एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो एक फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही सोच रहे हैं, रफली हम देख रहे हैं, ऐसे रफली सोच रहे हैं। मान लो एच को हमने ले लिया से कुछ 32 किलोमीटर, समझ लो लगभग एच को ले लिया 32 किलोमीटर। तो यहां पे देख रहे हैं परसेंटेज डिक्रीज इन जी, तो जी में परसेंटेज डिक्रीज, देखो -2, एच की जगह क्या लिख रहे हैं 32, और आर कितना होता है 6400, अप्रोक्स लेंगे तो 6400 किलोमीटर, और इनटू क्या लिखा 100। सॉल्व करो कितना आ रहा है, ये गया काम तमाम, 2 0 से 2 0 जाएगा, 64 कैंसिल, कितना बचा -1। यानी कि अगर अर्थ के सरफेस से 32 किलोमीटर ऊपर जाओगे ना तो जी 1% कम होता है। अर्थ के सरफेस से 32 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो जी कितना घटता है 1%। इसी तरह से बोलेंगे, ध्यान सुनना, 64 किलोमीटर ऊपर जाएंगे 2% घटेगा जी, 3 गुना 96 जाएंगे 3% घटेगा। लेकिन ये कुछ दूरी तक ही ऐसे जाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत दूरी तक चले जाते गए और हम यही रिलेशन बोलेंगे, नहीं होगा, क्योंकि ये अंडर दिस कंडीशन ये रिजल्ट आया है, तो ये अंडर दिस कंडीशन वैलिड है, जब h लेस देन r है। अगर मैं r के कंपेयर में h को ले जाऊं कि h हो गया से ठीक ठाक r/2 हो गया, अच्छा खासा हो गया r/2, रेडियस का आधा, h या r/4 हो गया, तब हम ये बात नहीं बोल सकते, इसी रेशियो में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि फिर वो कंडीशन वैलिड नहीं है, h लेस देन r। अगर वो वैलिड नहीं है तो ये रिलेशन भी वैलिड नहीं है, फिर ये भी वैलिड नहीं है। तो 32, 64, 1%, 2% सब कुछ तक ही कर सकते हैं, बहुत दूर तक नहीं कर सकते। अप्रोक्सीमेटली क्या कब यूज करेंगे वो हम आगे बताएंगे। इतनी बातें समझ में आई, नोट कर लो उसको। अब हमने क्या देखा कि हाइट के साथ जी क्या होता है, चेंज करता है। अब देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, यानी अर्थ के सरफेस से ऊपर चलते जाते हैं, सरफेस से बाहर ऊपर चलते जाते हैं, मतलब अर्थ के आर क्या था, एच ग्रेटर देन आर, तो अर्थ के सरफेस पे जी है, उसके ऊपर चलते गए जी क्या होता गया, कम होता गया। उसी तरह अर्थ के सरफेस से नीचे आते जाएंगे, अर्थ के अंदर, तो नीचे आते जाएंगे तो भी जी क्या होगा, घटेगा। अब वो क्या है तो पता करते हैं, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। अब देखो जरा ध्यान से समझना कि अर्थ हमने ये लिया, ठीक, अर्थ की रेडियस कुछ मान लिया, कितना होता है अर्थ की रेडियस 6400, आर से लिखा, कैपिटल आर से लिखा। अर्थ के अंदर हम देख रहे हैं, मतलब समझो जरा बात ध्यान से, कहीं पे भी किसी जगह पे देख रहे हैं, मान लो यहां पे देख रहे हैं, समझना, अगर मैं अर्थ के आर रेडियस से कम, यानी अर्थ के अंदर अगर कहीं आऊंगा तो वो क्या होगा, उस एक स्फीयर बनेगा। मतलब अर्थ के सेंटर से मान लो 6400 किलोमीटर, अर्थ के सेंटर से 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50, मतलब 6400 से कम, 100 किलोमीटर, अर्थ के सेंटर से 200 किलोमीटर जाएंगे तो चारों तरफ सेंटर से 200 किलोमीटर जा सकते हो, और चारों तरफ के 200 किलोमीटर को मिला दोगे तो स्फीयर बनेगा, स्फीयर लोकस बनेगा। तो ये क्या होगा, एक स्फीयर से शेप सोच सकते हो। ये जो है ये अर्थ के इससे कितना डेप्थ नीचे है, तो हमने बोल दिया कुछ से डी डेप्थ नीचे, सिंपल डेप्थ है, डी से लिखा। तो अर्थ के सरफेस से कितना नीचे देख रहे हैं, तो डी डेप्थ नीचे, ठीक। तो डी तो चारों तरफ से होगा, ये डी डेप्थ जो कम करेंगे तो चारों तरफ से एक ही बात होगी, अर्थ तो स्फीयर है ना, अर्थ के अंदर अगर डी डेप्थ चारों तरफ से आ रहे हैं तो चारों तरफ से डी कम होगा ना। अब जरा बात को समझो, तो चारों तरफ से डी डेप्थ जो होगा वो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, स्फीयर एग्जैक्ट बना लो, समझ लो। अब समझो ये जो स्फीयर बना है, इस स्फीयर का रेडियस कितना होगा, आर माइनस डी नहीं होगा, पूरा अर्थ का रेडियस आर है, उससे डी डेप्थ नीचे के लिए आर माइनस डी, ये रेडियस नहीं हो जाएगी आर माइनस डी, क्या सिंपल, कुछ नहीं है खास। तो ये क्या हो गया, आर माइनस डी जो हमने कंसीडर किया उसका रेडियस कितना है, आर माइनस डी। अब एक बात समझो, अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू को क्या लिखते हो, जी लिखते हो, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, समझना, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे हम क्या लिखते हैं, जी, सरफेस पे जी लिखते हैं, और उसकी वैल्यू क्या लिखते थे, जीएम बाय आर स्क्वायर लिखते थे, ये लिखते थे, या फिर हम जी लिखते थे। तो
अब सरफेस पे हम जी लिख रहे हैं, ठीक है, और हम इसको चलो जी ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख रहे हैं अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ नीचे, बिलो डी डेप्थ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है कुछ और होगी, उतनी तो नहीं होगी, तो कितनी होगी? डी डेप्थ पे जी डैश बोल दो या जी डी बोल दो, क्या बोलना चाहते हो? जी डैश जी डी जिससे लिखना चाहते हो जी डी, ठीक है, डेप्थ से डेप्थ ध्यान रहेगा। तो बिलो क्या लिख रहे हैं? जी डी। समझना, आज के सरफेस से दी डेप्थ नीचे अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं यानी इस स्फीयर के लिए बात कर रहा हूं। थोड़ी देर पहले देखे थे हमने जो ग्राफ बनाया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बात किया था, ये ग्राफ बनाया था जी का वेरिएशन आर के साथ, ऐसा ग्राफ बनाया था। तो यहां पे याद करो अर्थ के अंदर क्या कांस्टेंट लेके चल रहे थे? डेंसिटी। और हमने जी डैश प्रोपोर्शनल टू अंदर अर्थ के जी डैश प्रोपोर्शनल टू आर रिलेशन लिखा था। क्या रिलेशन लिखा था? जी इक्वल टू, वहां पे क्या आया था याद करो? जी इक्वल टू पूरा रिलेशन जो आया था 4/3 पाई नहीं आया था, 4/3 पाई रो आर जी, यही लिखा था ना 4/3, आगे पीछे जिसको भी लिख लो 4/3 पाई रो आर जी नहीं लिखा था? लिखा था, यही लिखा था ना? कोई आगे पीछे लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं, ये बात ये लिखा था, जी कैपिटल था, हाँ ठीक है। तो 4/3 पाई आर जी ये लिखा था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने ये लिखा था 4/3 पाई आर तुम्हारा जो भी है रो जी, ठीक। अब आर के जगह मैं लिख सकता हूं, यहां पे क्या हो जाएगा? आर के जगह लिख सकता हूं आर माइनस डी, समझो यहां पे वो रेडियस क्या है? आर माइनस डी। क्या ये ठीक है? तो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। और जी कहां था? सरफेस पे था, ठीक। अब एक काम करते हैं, अच्छा यहां पे जरा ध्यान से देखना, ये हम लिखने जा रहे थे क्या? जीएम बाय आर स्क्वायर, ये लिख रहे थे, जीएम बाय आर स्क्वायर लिख रहे थे। यहां भी अगर लिखना चाहते हो, समझ लो जी के टर्म में अगर लिखना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे? मास को लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, अगर पूरा लिखोगे तो समझना। तो डेंसिटी रो कांस्टेंट लेके चल रहे हैं पूरा, वॉल्यूम क्या लिखोगे? 4/3 पाई आर क्यूब, ये पूरे आर के कारण था, सरफेस पे क्या है? पूरे के कारण, तो ये लिखेंगे बाय आर स्क्वायर। तो यानी ऐसा ही रिलेशन आएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा, 4/3 पाई आर, यही सेम चीज रहेगा, 4/3 पाई रो आर जी, यहां भी 4/3 पाई रो आर जी। बस यहां चूंकि पूरा स्फीयर है तो कैपिटल आर रेडियस है, यहां पे आर माइनस डी वाला रेडियस है तो आर माइनस डी जो भी रेडियस होगा 4/3 पाई आर रो जी लिखेंगे। 4/3 पाई आर रो जी में जो आर होगा, पूरे के लिए रेडियस क्या है? कैपिटल आर, तो कैपिटल आर लिखा यहां, चूंकि पूरे सरफेस पे लिख रहे हैं, सरफेस पे पूरे कारण होगा। और डी डेप्थ नीचे जो होगा रेडियस आर माइनस डी, इसलिए आर माइनस डी लिखे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो एक काम करते हैं, इसको नाम दे दो कुछ इक्वेशन से 1 और इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। मुझे जीडी निकालना है, एक काम करते हैं 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। नाउ इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे? LHS GD बाय जी लिखेंगे। इसमें से मैं लिख भी सकता हूं या लिख के भी कैंसिल कर दूं, या पहले जैसे भी, चलो लिख ही देता हूं। ये क्या है? 4/3 पाई रो आर माइनस डी इंटू कैपिटल जी, और यहां क्या है? 4/3 बताओ, पाई डेंसिटी तो वही रहेगी, रो कैपिटल आर पूरे कारण था इंटू जी, ये है दिस बाय दिस। अब जो कैंसिल हो रहा है उड़ा दो, सब कैंसिल, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, रो कैंसिल, जी कैंसिल, इतना बचेगा, ये होगा। और अगर करें तो फिर आप कॉमन ले लेंगे 1 - d बाय r, वही चाहिए 1 - d पे। तो देखो यहां पे
या फिर यहां से क्या लिखोगे, जी डी, जी को उधर ले जाएं तो जी इंटू ये आर माइनस डी बाय आर बचेगा, आर माइनस डी बाय आर, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, जी डी, जी इंटू आर बाय आर क्या होगा 1 माइनस डी बाय आर। तो डेप्थ पे क्या होता है ध्यान रखो 1 माइनस डी बाय आर, हाइट पे भी ऐसा ही था विथ लिमिटेशन 1 माइनस 2h बाई आर, और डेप्थ पे क्या है 1 माइनस डी बाय आर। वहां पे 2 टाइम्स था, यहां पे 2 नहीं है, क्लियर है। तो डेप्थ के साथ जी होगा। एक बात और ध्यान रखना कि वो विथ लिमिटेशन था h लेस देन आर, डेप्थ पे हमने कोई लिमिटेशन नहीं लगाया कि इस, तो यहां पे यही रिलेशन आगे भी चलेगा। अब देखो एक साथ कर लेते हैं यहां पे, जैसे वहां पे देखा था परसेंटेज डिक्रीज इन जी, जी में कितना डिक्रीज हुआ, तो परसेंटेज डिक्रीज इन जी, परसेंटेज डिक्रीज इन जी, तो क्या लिखेंगे वही फाइनल जी डी माइनस इनिशियल अर्थ के सरफेस पे जो है जी, नीचे आए तो कम हुआ तो जी डी माइनस जी बाय 100 ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या लिखेंगे जी वैसे इंटू 1 माइनस डी बाय आर माइनस जी बाय जी इंटू 100। सबसे जी को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, सबसे जी को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो जी 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 1 क्या होगा कैंसिल, तो क्या हो गया माइनस डी बाय आर इंटू 100। तो नेगेटिव आया, नेगेटिव आना भी चाहिए था, नेगेटिव क्या बता रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं परसेंटेज डिक्रीज क्या है माइनस, अर्थ के सरफेस ऊपर माइनस 2h बाय आर इंटू 100, और नीचे क्या है माइनस डी बाय आर इंटू 100। हमको इस रिलेशन को देखते हुए कौन बता सकता है कि अर्थ के सरफेस से कितना नीचे जाए कि जी 1% घट जाएगा, 1%, हाँ 1% डिक्रीज हो जाए। अर्थ के सरफेस से कितना नीचे जाएंगे कि जी 1% डिक्रीज हो जाए, 64। वहां 32 था ना, इंटू 2 किया तो 64 आया, यहां पे क्या है 64 ही है। तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो से डी ले लिया हमने 64 किलोमीटर, डी 64 किलोमीटर ले लिया, तो परसेंटेज डिक्रीज इन जी क्या बोलेंगे माइनस डी बाय आर, तो डी की जगह क्या लेंगे 64, आर रेडियस लगभग 6400 किलोमीटर इंटू 100, कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा -1, तो 1%। यानी अर्थ के सरफेस से 64 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो जी 1% घटेगा, 128 जाएंगे तो 2%। इसमें इसी रेशियो में हम जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोई एजम्पशन नहीं माना है डेप्थ में, हाइट में माना है, ठीक है ना। हाँ एक डेंसिटी कांस्टेंट देखते हैं, तो अर्थ के सरफेस से 32 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो जी 1% घटता है, डेप्थ में 64 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो 1% घटता है। क्लियर है, यहाँ नोट कर लो। चलो तो ग्रेविटेशन देख रहे हैं, इसमें अभी बात की है क्या वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, दो चीजें बात कर चुके हैं, जी का वेरिएशन विथ हाइट, जी का वेरिएशन विद डेप्थ। अब देख रहे हैं अर्थ के रोटेशन के कारण भी जी में क्या चेंज आता है, तो आता है, ठीक है ना। तो अगला हेडिंग डालते हैं इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन जी, अर्थ के घूमने के कारण, रोटेट करने के कारण जी पे क्या असर पड़ता है, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन जी। अब देखो समझना इसको, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, अर्थ ऐसे टिल्ट होता है 23.5 पे टिल्ट होता है, लेकिन मैं लगभग ऐसा ही बना रहा हूं, अगर टिल्ट भी बनाओगे तो एक्सिस भी उसी तरह से टिल्ट हो जाएगी, मैं समझाने के लिए चीजें बना रहा हूं। तो अर्थ इस तरह से घूमता है, किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है अर्थ, मान लो कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो हमने बोला ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। अपने सेंटर के अबाउट अर्थ घूम रही है, जरा बात समझना, अर्थ का सेंटर कहीं ना कहीं होगा, मान लो यहां पे अर्थ का सेंटर है O, अर्थ के सरफेस पे रखा ऑब्जेक्ट, यानी अर्थ पे किसी पॉइंट पे जी की क्या वैल्यू होगी, रोटेशन के कारण वो क्या होगा, यही पता कर रहे हैं। तो एक बात समझो, अर्थ मान लो ये अर्थ है, ये घूम रही है अपनी एक्सिस पे ऐसे, तो ये ऐसे अगर घूम रही है, मान लो इस पे एक पॉइंट मार्क कर दिया यहां पे, इसमें एक पॉइंट मार्क कर दिया यहां पे, ठीक है। अब बालक मत बोलना कि मार्क करके दिखाइए, क्या हाथ गंदा करे तुम लोग के लिए।
तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिए। अब अगर अर्थ घूम रही है तो ये पॉइंट भी घूमेगा, तो हर एक पॉइंट घूमेगा। मैं इसी पे कोई एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं, जरा समझना कि इस पे कोई पॉइंट, कोई लोकेशन मार्क कर रहा हूं, मान लो यहाँ पे कोई जगह है, ठीक। अब ये पॉइंट अर्थ पे दो चीजें पता है तुम लोग को, एक तो ये क्या होता है, इक्वेटर होता है, और इधर क्या होता है, पोल होता है। तो इक्वेटर से ये कुछ एंगल बना रहा होगा ये पॉइंट, या ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये से कुछ भी लिख सकते हो, लैम्डा लिख दिया। मतलब ये जो एंगल बन रहा है लैम्डा, अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट देखा किसी पॉइंट पे, कहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आदमी है, कोई पर्सन है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मास है, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना बात को, इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा एम मास का ऑब्जेक्ट पे? एक तो वेट लगेगा। वेट किधर लगेगा? पोल पे जाएगा सर। किधर होगा जल्दी बताओ? हमको लगा था पोल पे जाएगा। वेट पोल पे जाएगा। कोई भी पोल नहीं, वो जो पोल। हाँ, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट समझना, हम जो जी दिखाते हैं कोई और जगह से, तो वो अर्थ के सेंटर की तरफ दिखाते हैं। तो बेसिकली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है किधर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो लगेगा ऐसे इधर। तो अर्थ का सेंटर क्या हो गया, यहां हो गया, ठीक। और कोई फोर्स लगेगा? अब देखो, ये केवल अभी अर्थ के रोटेशन को नहीं सोच रहे हैं, समझ रहे हैं एक ऑब्जेक्ट, अर्थ रुका हुआ है, रुके हुए अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका वेट लग रहा है नीचे, कितना लग रहा है, mg। अभी रोटेशन के बारे में नहीं देखें, क्लियर है। अब अर्थ पे क्या हो रहा है, अर्थ अगर अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, समझना, अर्थ पूरा घूम गया 360 डिग्री, तो वो ऑब्जेक्ट भी 360 डिग्री घूम जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ घूमा है ऐसे पूरा, तो वो पॉइंट भी या वो मास भी अपना घूम जाएगा। उस मास का क्या होगा, अपना सर्कल बनेगा। अगर अर्थ पूरा एक घूम गया है तो ये मास भी पूरा घूम जाएगा, ये अपने इस तरह के एक सर्कल में घूमेगा। पहले बताओ, इसका भी एक सर्कल बनेगा। तो ये जो घूमेगा उस सर्कल का रेडियस क्या ये है, ये जो घूमेगा एम मास अपने सर्कल में, क्या उस सर्कल का रेडियस ये है? ये अर्थ की रेडियस तो नहीं है, ये उसका रेडियस है। अर्थ की रेडियस तो ये है, ये मान लो पी पॉइंट है, पे ऑब्जेक्ट लिखा, अर्थ पे पी पॉइंट मार्क किया, अर्थ की रेडियस तो ये है आर, ठीक। ये जो रेडियस क्या है, ये है स्मॉल आर, लिख लिया, क्लियर है। अब एक बात समझना, ये अपने सर्कल में घूम रहा है ना एम मास का ऑब्जेक्ट, और सर्कल में घूमता है तो कौन सा फोर्स घूमने के लिए नेसेसरी होता है, सेंट्रीपिटल। अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल। और अगर इसी ऑब्जेक्ट पे बैठ के देख रहे हैं तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बताया है ना। सेंट्रीपिटल क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर। और अगर बाहर से समझो कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाहर से कोई देख रहा है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल होगा टुवर्ड्स सेंटर। और अगर अर्थ पे ही देख रहा है तो उसके लिए क्या बात होगी, सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीफ्यूगल किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। अगर इसी मास पे तो सेंट्री इस सर्कल के बाहर की तरफ, इस सर्कल के बाहर तरफ ये होगा, क्लियर है। और सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, ये तो सेंट्रीफ्यूगल लिखे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है फोर्स का, mv स्क्वायर बाय आर। या ओमेगा में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, m ओमेगा स्क्वायर आर। इसका रेडियस क्या है, आर है, m ओमेगा स्क्वायर आर है। पहले बताओ, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, दुख तकलीफ नहीं। अब एक बात समझो, mg के अपोजिट तो नहीं है m ओमेगा स्क्वायर आर, कोई अलग डायरेक्शन, इसकी अलग डायरेक्शन। तो एक काम करते हैं, m ओमेगा स्क्वायर आर का कंपोनेंट देखते हैं mg के अपोजिट। एक बात समझो, ये वाला एंगल पता कर सकते हो कितना कैसे, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ये लैम्डा तो ये भी कितना होगा, लैम्डा, और ये लैम्डा तो ये दोनों लाइन कट करिए, ये भी एंगल कितना होगा, लैम्डा। तो ये एंगल अगर लैम्डा हुआ तो जरा मुझे बात बताना कि इसका एक कंपोनेंट m ओमेगा स्क्वायर आर का इधर होगा, ले सकते हैं एक कंपोनेंट। तो m ओमेगा स्क्वायर आर का ये भी एंगल समझो कि ये कितना हुआ, लैम्डा। तो इधर कंपोनेंट कितना होगा, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट ये लैम्डा है, क्या होगा, कॉस होता है, m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा लिखेंगे, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तो ये आ गया mg के अपोजिट, ये कंपोनेंट आ गया इसका, m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। एक और कंपोनेंट आएगा पर ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, ये अलोंग दी मिलाओगे तो सेंटर रेडियस है, ये कंपोनेंट अलोंग दी रेडियस है ना, यही लाइन पीछे है। तो दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट अलोंग दी टेंजेंट होगा।
पर हमको वेट के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि वेट के वो 90 डिग्री होगा तो कोई रोल नहीं प्ले करेगा। हमको mg को हम देख रहे हैं क्या असर हो रहा है, तो mg के अपोजिट ये है, मेरा काम इसी से है, इस कंपोनेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो यहां पे एक बात समझो कि टोटल अगर अर्थ नहीं घूमता तो सेंटर की तरफ कितना फोर्स लगता है, mg। अर्थ के घूमने के कारण नेट कितना लगेगा, mg माइनस दिस। यानी कि एक बात समझो, mg नेट जो फोर्स होगा, F नेट इस सब्जेक्ट पे mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लैम्डा लिख सकते हैं, पहले बताओ कोई दिक्कत? तो नेट इतना लिख सकते हैं। आप जरा ध्यान देना एक चीज कि नेट फोर्स क्या बोलते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स यही बोलते हैं। तो m मास है ऑब्जेक्ट, समझना, और एक्सेलरेशन क्या लगता है, एक्सेलरेशन लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझना, एक्सेलरेशन क्या लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर नेट फोर्स यहां mg नहीं है, mg में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया है, यानी mg की वैल्यू चेंज हो चुकी है। m तो चेंज नहीं होगा, मास तो वही रहेगा, फिर किस में चेंज आया होगा, g में चेंज आया होगा, क्योंकि नेट फोर्स मेरा mg में से कुछ सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो ये टोटल वैल्यू mg से कुछ कम हो गई होगी। m में तो चेंज आएगा नहीं, फिर किस में चेंज आएगा, g में। तो g जो होगा मेरा, कुछ हमने बोल दिया g डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, mg m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लैम्डा। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, सबसे m को कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, इससे 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 m गया, काम तमाम। हमारा ये फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन हम फॉर्मूला क्या चाहते हैं कि एक जनरल टर्म में निकले। कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट मेरा m मास का ऑब्जेक्ट यहां है, हम ऑब्जेक्ट यहां भी ले सकते हैं, अर्थ पे यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, किसी एक जगह पे भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, और हर जगह के लिए फिर r में क्या होगा, अंतर आ जाएगा। अगर यहां ऑब्जेक्ट है तो अलग सर्कल बनेगा, रेडियस अलग होगा, यहां ऑब्जेक्ट है तो अलग रेडियस होगा। तो हम ऐसा फॉर्मूला बनाए जो हर जगह काम करेगा, यानी फॉर्मूला हम अर्थ के रेडियस के टर्म में बना ले। तब आज के रेडियस के टर्म में फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ये OP, इस पॉइंट को चलो नाम दे दो, इसके सेंटर को नाम दे दो कुछ से Q। तो एक ट्रायंगल दिख रहा है OPQ, उस ट्रायंगल में कैपिटल R और स्मॉल r के बीच रिलेशन लिख सकते हैं उस ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल में ये भी एंगल क्या था, लैम्डा ही था ना, तो हम लिख सकते हैं इसमें ये 90 डिग्री होगा। तो उस ट्रायंगल में कौन सा हम एंगल ले जो मेरा r और r कवर हो, कैपिटल और स्मॉल r। कॉस अगर लेंगे उस ट्रायंगल में, देखना कॉस लैम्डा अगर लेते हैं, कॉस लैम्डा क्या होगा, b बाय h, और b क्या होगा उस ट्रायंगल में, देख के बताओ, स्मॉल r की कैपिटल r, स्मॉल r, इसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा, तो स्मॉल r बाय कैपिटल r होगा, या फिर r इक्वल टू स्मॉल r हटाना है, क्या लिखेंगे, r कॉस लैम्डा। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में r की वैल्यू रख देते हैं, तो कैपिटल R के टर्म में बात हो जाएगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर लिख रहे हैं, जरा ध्यान से समझना, g डैश इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर, r की जगह लिख ले r कॉस लैम्डा। तो एक बात समझो, r की जगह पर लिख रहे हैं क्या, r कॉस लैम्डा, तो कॉस लैम्डा और कॉस लैम्डा, कॉस स्क्वायर लैम्डा हो जाएगा। तो जी डैश अर्थ के से कहीं पे भी, अर्थ के इक्वेटर से कोई पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ के इक्वेटर से उसका लोकेशन कितना एंगल बना रहा है, लैम्डा एंगल बना रहा है, वहां पे जी की वैल्यू क्या होती है, तो जी की वैल्यू होती है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। क्लियर है? तो जी देखो, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो जी यानी अर्थ के रोटेशन का असर, ओमेगा का असर पड़ा ना, तो ओमेगा की वजह से, रोटेशन की वजह से जी नहीं रह गया, कुछ क्या हो गया, कम हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब हम जरा एक दो पोजीशन पे देख लेते हैं जल्दी से। मुझे एक बात बताओ, अगर हम पोल पे देखेंगे, अगर हम पोल पे देखेंगे तो लैम्डा कितना हो जाएगा, और इक्वेटर पे, बहुत सुंदर, इक्वेटर पे 90। हाँ, एंगल कहां से ले रहे हैं, इक्वेटर से ले रहे हैं। पहले बोल देता है फिर सोचता, अच्छा हाँ क्या बोले थे, ये बोले थे। तो जल्दी से सबको बताओ, अगर इस तरह से अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग
वैल्यू होगी। हम देख रहे हैं इक्वेटर और पोल पे, तो अगर इक्वेटर पे देख रहे हैं समझना, एट इक्वेटर, तो इक्वेटर से ही एंगल ले रहे हैं ना, तो इक्वेटर के लिए लैम्डा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इक्वेटर ये वाली लाइन है ना, इक्वेटर ये वाली लाइन इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर जो बीचों बीच डिवाइड कर रहा है आपको, ये इक्वेटर वाली लाइन होती है ना, और ये लाइन क्या होती है, पोल वाली। ऐसे ये इंक्लाइंड होती है थोड़ा, तो इंक्लाइंड करोगे ना तो एक्सिस वगैरह भी इंक्लाइन हो जाएगा, सब कुछ ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा। तो इक्वेटर से कितना एंगल बना है, इक्वेटर से एंगल लिखा है लैम्डा 0, तो वो क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, लैम्डा मतलब 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये कितना हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। एक तो ये है, और ऐड कर रहे हैं पोल पे, एट पोल, पोल पे अगर करेंगे तो पोल पे ये हो जाएगा लैम्डा कितना हो जाएगा, इक्वेटर से पोल के बीच क्या एंगल बन जाएगा 90, तो लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री। उस फॉर्मूले में लैम्डा 90 रखो, जी डैश इक्वल टू जी हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ये cos 90 क्या हो जाएगा, cos 90 0, ये पूरा टर्म 0। तो अब एक बात देखो, जी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जी, बाकी हाइट पे, डेप्थ पे या रोटेशन के कारण हर समय उससे क्या है, कम है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू जी दिखी कहां पे, पोल पे, तो पोल पे जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। और इक्वेटर पे क्या होती है, ध्यान देना कि इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना कुछ, तो जितना बड़ा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ी वैल्यू, ये टोटल उतना छोटा हो जाएगा, उतना स्मॉलर हो जाएगा ना। तो सबसे बड़ी वैल्यू कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है 1, जो किस पे होगी 0 डिग्री पे। तो हमने कॉस की सबसे मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया है ना, यानी सबसे बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुई है, तो सबसे बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होने के कारण ये टोटल क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। तो ये कौन सी वैल्यू होगी, ये मिनिमम होगी। तो जी की मिनिमम वैल्यू कहां होगी, इक्वेटर पे, और मैक्सिमम कहां होगा, पोल पे। तो पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है, इसी वजह से पोल के पास एग्जैक्टली तो बहुत ठंड के कारण अलग अलग रीजन सुने होंगे, टुंडा, टैगा, तो बहुत ऊपर तो ठंड के कारण तुम्हारा वेजिटेशन वगैरह नहीं उगता है, प्लांट वगैरह नहीं होते हैं, पेड़ पौधे, लेकिन उससे थोड़ा नीचे आओगे तो पेड़ पौधे होते हैं, तो बड़े बड़े पेड़ पौधे एग्जिस्ट नहीं, मतलब एग्जिस्ट सीधा नहीं कर पाते, थोड़ा झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं, क्योंकि जी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो क्लियर है, तो इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। तो देखो ये क्लियर है, इस तरह से हमने जी का वेरिएशन देख लिया, ठीक है ना। तो इसको देख लेना ध्यान से। इसमें एक बच्चे वाला क्वेश्चन होता है कि पढ़े होगे पोलर बियर दिस दैट, जी इतना पाया गया, तो पोलर बियर कहाँ रहता है, पोल पे रहता है। अब पोल पे जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि जी की वैल्यू 9.8 थी, वहां कौन सा बियर है, तो जी 9.8 यानी मैक्सिमम वैल्यू है, कहाँ होगी, पोल पे होगी, पोल पे व्हाइट बियर पाया जाता है। तो ये सब ऐसे है। और ठीक है, बाकी बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, तो एक मूवी देखना इंटरस्टेलर, मतलब बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी लेवल पे आपके नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट लगेगा स्पेस में क्या होता है, कैसे झूलता है, इंटरस्टेलर देखना। और अच्छी बात यह है कि जो मूवी साई-फाई मूवी है नासा के सहयोग से बनाया है, तो जो मूवी है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट उसका रखा है, ये नहीं कि कुछ जो चीजें हैं वो आर्बिट्री दिखा दिया है ऐसी। और दूसरा क्या है मूवी में, अच्छा मूवी ऐसा भी नहीं कि बोरिंग है, पूरा साई-फाई डॉक्यूमेंट्री की तरह मूवी टाइप से बना, मतलब इंटरेस्ट भी बना रहेगा और साथ में गलत सलत भी नहीं दिखा दिया है, तो अच्छा है। कुछ बातें क्या, कई बातें समझ में नहीं आएगी, पर इंटरेस्ट रहेगा तो देखना चाहिए। तो देखो, जब इधर उधर मनोरंजन की जगह देख लो इंटरस्टेलर मूवी, कोई दिन निपटा दो, फायदा ही होगा, अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, साइंस में इंटरेस्ट जाएगा, किताब पढ़ने से अच्छा वेस्टिंग हेरिटेज वगैरह और पढ़ोगे, या फिर तुम ये करोगे, मूवी देखोगे। मिशन मंगल वगैरह मतलब मूवी है, उसमें अच्छा है, पर साइंस को बहुत टच नहीं किया है, साइंटिफिक बहुत टच नहीं किया, उसको इंटरेस्टिंग बनाया अपने, मतलब इंडिया का जो साइंटिस्ट है उसका कंट्रीब्यूशन दिखा है, जो अच्छा चीज है, अच्छा बात है। और इंटरस्टेलर मूवी जो उसमें साइंस दिखा है बहुत, तो साइंस में बहुत चीजें समझ नहीं आएगी, फिर भी आपको इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा बोर करेगा, तो देखना अच्छा है। वो है मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स उस टाइम में मूवी बनाया था और एआई टाइप का कुछ एज्यूम तभी कर लिया था कि ऐसा भी हो सकता है। आज के टाइम जब मैट्रिक्स बहुत पहले बनी है मूवी, आई थिंक हमको लगता है 15-20-25 साल तो हो गया है। खैर ठीक है,
इंटरस्टेलर देखना पहले अच्छा लगेगा। अब देखो ये हमने देख लिया। अच्छा एक बात और है कि जी के हमने 3 बातें देखा। एक जो हमने काइनेमेटिक्स जब पढ़ा था तो जी हमने कांस्टेंट लिया था कि 9.8 लेंगे, तो कुछ पर्टिकुलर हाइट तक वहां बात हो रही थी, 200 मीटर 400 मीटर 500 मीटर ऐसा कुछ करके, तो जी हम 9.8 ले रहे थे। फिर यहां पे हमने देखा कि कुछ हाइट तक जब h लेस देन आर है तो जी डैश इक्वल टू जी जो होगा जी इंटू 1 - 2 h बार, ये फॉर्मूला यूज होगा। और हमने बोला वो भी एक रेंज तक है, और हर जगह जो फॉर्मूला वैलिड होगा वो जी इक्वल टू क्या बताया था, जीएम बाय स्मॉल आर स्क्वायर या जीएम बाय आर प्लस एच स्क्वायर। तो हाइट के साथ 3 चीजें बताया था, एक तो कांस्टेंट रहना, एक जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 - 2 h बाय आर, और एक जी डैश इक्वल टू क्या था, जीएम बाय आर प्लस एच स्क्वायर। अब कौन फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे, अगर ये कंफ्यूजन है तो हम क्वेश्चन करेंगे आगे चल के, तो वहां क्लियर हो जाएगा। अभी थ्योरी हम एक बार निपटा के फिर इन थ्योरी का अप्लाई करके फिर क्वेश्चन करेंगे जब एक साथ में, तो फिर वहां पे आपको फिर हम डिटेल देखेंगे कि कहां कौन अप्लाई करें। ठीक है, अभी हम कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। अगला छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एक इंटेंसिटी देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ एक मिनट जरा ये कर लो।